गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे डायग्राम्स क्लियर करूंगा और आपको पता है डायग्राम जो है इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डायग्राम से रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अगर जैसे क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपके 3 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आपके 2 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो पेपर में जिस जगह पे भी डायग्राम की जरूरत होती है, चाहे क्वेश्चन में पूछे चाहे ना पूछे, आपको लगे कि इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना चाहिए तो वहां पर आप डायग्राम जरूर बनाओ। इट्स अट्रैक्टिव टू मेक डायग्राम। और डायग्राम आपने नीटली क्लीन बनाना है, पेंसिल स्केल का यूज करना है डायग्राम बनाते टाइम, क्योंकि अगर आप पेन से बनाओगे तो फिर रॉन्ग हो गया, आपको उसको इरेज करना पड़ेगा तो फिर ऑकवर्ड लगेगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल बताता हूं, क्योंकि ज्यादातर डायग्राम ये कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इनसे रिलेटेड है। तो शेड्यूल जो है, सबसे पहले ये इनकम है। इनकम कैन बी जीरो। जीरो में फिर 100 ऐड करते जाओ, इनकम बढ़ती जाएगी। 0, 100, 200, 300, 400, 500। और कंजम्पशन जीरो लेवल पे कंजम्पशन 40 है। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये मैं पहले के चैप्टर नंबर 7 में एक्सप्लेन कर चुका हूं, सेम टेबल। तो व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन? ऑटोनोमस कंजम्पशन इज दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। इनकम कैन बी जीरो बट कंजम्पशन कांट बी जीरो। इनकम चाहे जीरो है, खर्च तो कभी जीरो नहीं होगा। फिर भी मुझे खाने को चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, तो मुझे कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, वेदर इनकम लेवल इज जीरो। तो जब इनकम जीरो होगी, जो खर्च कर रहे हैं उस खर्च को बोलेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको सी बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर 40 में 80 ऐड किया, 120, 120 में अगेन 80 ऐड किया, 200, 80 के डिफरेंस से कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। सेविंग, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दो तो सेविंग आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट इज आल्सो ऑटोनोमस। तो इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। ये हमने अपने केन्स की इकोनॉमिक्स थ्योरी के अंदर ये एज्यूम कर लिया कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, ठीक है, तो कांस्टेंट रहेगी। एडी, एडी इज द सम ऑफ सी प्लस आई। तो सी और आई को ऐड कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। और एग्रीगेट सप्लाई सी और एस का टोटल होती है, आपको पता है। तो सी और एस को ऐड कर देंगे, एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी। एंड एज यू नो, एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई हमेशा नेशनल इनकम के, देखो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट कर्व बनाता हूं। तो इन्वेस्टमेंट जो आपको पता है ऑटोनोमस है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। तो दैट इज व्हाई स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया, क्योंकि ये 40 से स्टार्ट हुआ तो पैरेलल 40 40 40 रहता है। इधर एक्स एक्सिस पे इनकम लेंगे और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और अब बनाना है हमने कंजम्पशन। तो कंजम्पशन आपको पता है, इससे इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन जो है यहां से स्टार्ट हुआ है 40 से, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये कंजम्पशन कर्व हो गया, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड कर्व इससे भी ऊपर, तो एग्रीगेट डिमांड ये हो गया। तो ये बोलेगा सी प्लस आई कर्व, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई कर्व। नाउ एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एक्स एक्सिस पे इनकम लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लेंगे कंजम्पशन एंड सेविंग। कंजम्पशन बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल ऑफ सी प्लस एस। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो बनेगा वो 45 डिग्री के एंगल पे बनेगा, तो इसको लिख दो 45 डिग्री। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इसको हम इनकम लाइन भी बोलते हैं एंड इट इज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ रेफरेंस। तो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री के एंगल पे बनता है, ठीक है। इसके बाद हम बनाते हैं सेविंग। जो सेविंग कर्व है आपको पता है ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, -40, फिर -20, 0। तो जो
स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व इज बिलो द ओरिजिन। तो सेविंग कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा बिलो द ओरिजिन होगा। ठीक है, जैसे ये -40 से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए यहां से स्टार्ट होगा, ये सेविंग कर्व है। ठीक, तो ये ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट पे ये ब्रेक इवन पॉइंट है। तो आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर इनकम बिकम्स इक्वल टू कंजम्पशन। जब इनकम भी 200 है, कंजम्पशन भी 200 है, तो दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज 0। तो यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट है, तो इस ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग 0 है, इनकम कंजम्पशन के इक्वल है। ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे सेविंग नेगेटिव है, क्योंकि इनकम ऊपर है, ज्यादा है, और सेविंग हमारी कम है, इसको डिस सेविंग भी बोलते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट के राइट हैंड साइड पे सेविंग हमारी पॉजिटिव आ जाती है। उसी तरह से एक्स एक्सिस पे आपने इनकम लिखना है और वाई एक्सिस पे हम सेविंग लेंगे, सेविंग लिखेंगे। नाउ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अक्सर ये एग्जाम में आता है। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व थ्रू द कंजम्पशन कर्व। हमें कंजम्पशन कर्व गिवन है, उससे हमने सेविंग का डेरिवेट करना है। तो सबसे पहले कंजम्पशन कर्व बनाते हैं ऊपर वाले पार्ट में, और नीचे वाले पार्ट में उससे सेविंग का डेरिवेट करेंगे। तो कंजम्पशन कर्व सबसे पहले ये 45 डिग्री लाइन, 45 डिग्री लाइन, इट इज आल्सो नोन एज एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इनकम लाइन और लाइन ऑफ रेफरेंस। कंजम्पशन कर्व आपको पता है अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है, क्योंकि ये 0 लेवल पे 40 है। ठीक है, 0 इनकम के ऊपर कंजम्पशन पॉजिटिव है, तो इसलिए कंजम्पशन कर्व यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसका नाम मैं सी रख देता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व इज सी, एंड कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग मींस एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। तो दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, एट व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट where income is equal to consumption. In other word, at break even point saving is 0. तो हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे वाले कर्व की ओर हम परपेंडिकुलर लेंगे। एक परपेंडिकुलर लिया ब्रेक इवन पॉइंट से। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास ऊपर वाले कर्व में ये ब्रेक इवन पॉइंट है ई, और नीचे वाले कर्व में इसका नाम मैं E1 रख देता हूं। दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, नीचे वाले कर्व में ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। एट दिस पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड सेविंग इज 0। ठीक है, इसका नाम मैंने E1 रख दिया। तो एक पॉइंट हमारा ये आया, E से E1 पॉइंट परपेंडिकुलर से। अब हमने क्या करना है, एक पॉइंट और चाहिए। जितना ये कंजम्पशन कर अबव द ओरिजिन स्टार्ट है, सेविंग कर उतना ही बिलो द ओरिजिन स्टार्ट होगा। आप इसको मेजर कर लेना, कितना आपने ऊपर से स्टार्ट किया है, सेविंग कर उतना ही बिलो द ओरिजिन। क्योंकि जितनी कंजम्पशन 0 लेवल पे ऑटोनोमस कंजम्पशन है 40, तो सेविंग उतनी ही माइनस में है, नेगेटिव है -40। तो इसलिए जितना ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, सेविंग उतनी नेगेटिव से। तो लगभग इतने से मैंने, तो दिस विल बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर, ये जितना मेजर करके। अब ये 2 पॉइंट आ गए, एक एस पॉइंट और ये E1 पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, स्केल से आपने ज्वाइन करना है और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। तो इन दिस वे वी विल गेट सेविंग कर्व थ्रू कंजम्पशन कर्व। तो जिस तरह से ये कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डेरिवेट किया है, इन द सेम वे यू कैन डेरिवेट कंजम्पशन कर्व थ्रू सेविंग कर्व। तो उस केस में आपने सेविंग कर्व को ऊपर बना सकते हो, कंजम्पशन कर्व को नीचे बना सकते हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आएगा। एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम किस पॉइंट पे डिटरमाइंड होगा? वेयर एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। देयर आर 2 अप्रोचेस फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट। एक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है, और एक है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये लेता हूं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, equilibrium level of income and employment is determined at that level of income where aggregate demand becomes equal to aggregate supply। तो जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाने। ये हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड लेंगे, x एक्सिस पे हम इनकम लेंगे, और यू कैन से
तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज 45 डिग्री, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया। अब एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट अबव द ओरिजिन, तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व इट इज आल्सो नोन एज सी प्लस आई कर्व। तो ई पॉइंट पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ई पॉइंट इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंगली ओ वाई इज द लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइंड होता है और ई वाई एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइंड होती है। तो एक तो ये अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो देखो टेबल में भी यहाँ पर जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, ये 400 ही एग्रीगेट डिमांड है और 400 ही एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है एक इकोनॉमी में, और इसी पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के इक्वल है। तो दूसरी अप्रोच है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा, जिस पॉइंट पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएंगे। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस, इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। तो ये इन्वेस्टमेंट कर्व बनाया। तो आपको पता है जो सेविंग कर्व है उसका स्टार्टिंग पॉइंट बिलो द ओरिजिन होता है बिकॉज सेविंग इज नेगेटिव एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो ये सेविंग कर्व हो गया, ये सेविंग कर्व, ठीक है। ई पॉइंट पे सेविंग कर और इन्वेस्टमेंट कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंगली ओ वाई इज द लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइंड। यहाँ पर इनकम लेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लेंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये लेबलिंग प्रॉपर करनी है, प्रॉपर आपने लिखना है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और ये ई पॉइंट है, ये वाई क्या लिया है और इधर हमने वाई एक्सिस पे क्या चीज ली है और एक्स एक्सिस पे क्या चीज ली है। जनरली ऐसा होता है जो डायग्राम बनता है, जैसे यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व बना है, तो जो आपने कर्व बनाएंगे वो वाई एक्सिस पे लिखेंगे, जैसे सेविंग कर्व बना, इन्वेस्टमेंट कर्व बना, तो ये हमने वाई एक्सिस पे लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कर्व बना है तो उसको वाई एक्सिस पे लिखेंगे। तो ये हो गया सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच का। तो अगर एग्जाम में ये अलग अलग आती हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से डिटर्मिनेशन बताइए इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से बनाइए, तो फिर आप अलग अलग डायग्राम बना सकते हो, इसका अलग इसका अलग। तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में सिर्फ यही पूछते हैं कि आप इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन बताइए किस पॉइंट पे होगा। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन दो तरह से होगा, एक तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से। तो आपको फिर एग्जाम में दोनों अप्रोचेज एक एक थोड़ी थोड़ी बतानी पड़ेंगी। तो फिर एक ही डायग्राम में ये ऊपर बन जाएगा ये वाला और ये नीचे बन जाएगा, एक ही डायग्राम में आप दोनों केसेस दिखा सकते हो। तो मैं बना के बताता हूं दोनों। ऊपर वाले पार्ट में हम लेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व का, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया 45 डिग्री लाइन, ये एडी कर्व हो गया एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई कर्व, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है ई पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम है इस ई पॉइंट। अब ये हम नीचे एक कर्व बनाते हैं वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच का, ये इन्वेस्टमेंट कर्व है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इससे आप परपेंडिकुलर लोगे। जिस पॉइंट पे यहां पर इक्विलिब्रियम हुआ है ई पॉइंट पे, स्टेट यहीं पर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम यहां पर होना चाहिए E1 पॉइंट पे, ठीक है, इसमें नीचे वाले डायग्राम में। तो अब आप सेविंग कर, आपको पता है बिलो द ओरिजिन स्टार्ट होता है, तो सेविंग कर यहां से स्टार्ट करके यहां से क्रॉस करता हुआ इक्विलिब्रियम यहां आ जाएगा, यहां से क्रॉस करता आपने स्केल से बनाना है और डायग्राम बनाओगे तो आपने पेंसिल इरेजर लेके जाना है एग्जाम में, स्केल उसका यूज करना है, ठीक है। पेन से नहीं बनाना, क्योंकि पेन से बनाओगे मिस्टेक हो गई तो फिर मिटाओगे काटोगे तो ऑकवर्ड लगेगा। तो इस तरह ये सेविंग का स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। आपने स्केल यूज करना है, तो मैंने बिना स्केल के बनाया तो थोड़ा बहुत हिल जाता है। तो इस तरह से इधर हम इनकम लिख देंगे और इधर सेविंग एंड
investment, saving and investment, right? Yes. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डायग्राम का, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो फिर से ये टेबल देखो, इस टेबल में इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है 40-40-40, ये इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, ठीक है। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच राइजेस, विच इंक्रीजेस एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इनकम के साथ साथ बढ़ता है, इनकम के साथ साथ कम होता है। तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड द लेवल ऑफ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज मेड विद अर्निंग प्रॉफिट। ये प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से किया जाता है। एंड इट इज इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम लेवल, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, एंड जनरली इट इज मेड बाय द गवर्नमेंट, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट फॉर पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। वेलफेयर के पर्पज से किया जाएगा, ये प्रॉफिट के पर्पज से नहीं। तो ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा बनेगा? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ये आई इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व है, नीचे से ऊपर जाएगा। जैसे जब अगर इनकम का लेवल कम है, जैसे इनकम का लेवल है OY तो इन्वेस्टमेंट है OM। जब इनकम का लेवल बढ़ेगा, OY से बढ़ के Y1 हो गया, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, M से बढ़ के M1 हो गया, ठीक है। तो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। इस पॉइंट का नाम रख सकते हो E1, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। तो यहां पर हम इन्वेस्टमेंट लेंगे Y एक्सिस पे। मैंने अभी बताया कि जो आप कर बनाते हो उसको Y एक्सिस पे लेना है, X एक्सिस पे इनकम लेंगे, ठीक है। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो जैसे अभी बताया मैंने, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इन्वेस्टमेंट कर्व बना, बिकॉज इट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। उसी तरह इधर आप इन्वेस्टमेंट लिखोगे, ठीक है, और इधर हम इनकम लिखेंगे। तो ये इनकम के हर लेवल पे कांस्टेंट रहता है, ठीक है। Yes. Now, excess demand and deficient demand. Excess demand is also known as inflationary gap. तो excess demand होती क्या है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। Excess demand is a situation when aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment level of equilibrium in an economy. ठीक है, मतलब excess demand जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, वो ये तो लिख देते हैं एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, बस इतना लिख देते हैं। वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं लिखते, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू राइट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। तो क्या होती है एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितनी एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जो बीच में गैप आ जाता है कि कितनी डिमांड ज्यादा है, उस गैप को बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। अब एक्सेस डिमांड के कारण क्या होता है, एक इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल बढ़ता है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो नेचुरली प्राइस लेवल बढ़ेगा। प्राइस लेवल बढ़ेगा, इट मींस इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, तो इसलिए जो बीच में गैप आता है उस गैप को नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। अब डायग्राम में ये 45 डिग्री लाइन है। यू नो एग्रीगेट डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, ये ईडी कर्व है, ठीक है, अबव द ओरिजिनल स्टार्ट हुआ है। ये ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। तो E according to this E point, OY is the level of income and EY is the level of aggregate demand. Both are equal to each other. EY OY के इक्वल है। इस पॉइंट पे एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। अब किसी कारण से डिमांड बढ़ जाती है, व्हेन डिमांड राइजेस द एडी कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड। AD1 हो गया, पहले ये AD कर्व था, इसको C प्लस आई। अब डिमांड बढ़ी तो क्यों बढ़ी, C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज, प्लस डेल्टा आई। अब न्यू इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे होगा E1 पे, ठीक है।
तो लेकिन हम न्यू इक्विलिब्रियम को नहीं देख रहे, हमने इधर से, वैसे इधर से भी आप देख सकते हो कुछ बुक में इधर से। अब हमने क्या करना है, अब इन्फ्लेशनरी गैप बताना है। तो इन्फ्लेशनरी गैप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं थोड़ा। अब इस पॉइंट का नाम मैं एच रख देता हूं। पहले थी डिमांड थी ई वाई, और इतनी डिमांड की हमें रिक्वायरमेंट थी। अब डिमांड हो गई एच वाई, तो कितना इंक्रीज हुआ, एच से लेकर ई का इंक्रीज हुआ। ये जो गैप आ गया एच ई, दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, क्लियर है। नाउ डेफिशिएंट डिमांड। तो व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? Deficient demand is a situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level of equilibrium in the economy. अब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। डिमांड कम होने से क्या होगा, प्राइस लेवल रिड्यूस हो जाएगा। प्रोड्यूसर अपना सामान बेचना चाहेंगे, तो अपना सामान बेचने के लिए दे विल रिड्यूस द प्राइस, तो प्राइस लेवल इसमें रिड्यूस हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई दिस सिचुएशन इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। तो व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप? Deflationary gap is an instrument to measure deficient demand. ठीक है, और यहां पर भी ऐसे ही है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एक्सेस डिमांड। तो अब हम ये 45 डिग्री लाइन है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, C plus I curve, both the curve intersect each other at point E. This E point is known as full employment equilibrium. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। लेकिन अब डिमांड किसी कारण से एक इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाती है। व्हेन डिमांड फॉल्स द डीडी कर्व, ये एडी कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड, एडी से शिफ्ट होके एडी1 हो गया। अब क्यों डिमांड कम हुई? ये सी प्लस आई और माइनस डेल्टा आई, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हैज रिड्यूस्ड। ठीक है, अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस वन। अच्छा, इनिशियल स्टेज पे पहले हमारे पास इस ई पॉइंट के हिसाब से डिमांड थी ई से लेकर वाई तक, और एग्रीगेट सप्लाई थी, इनकम थी ओ से लेकर वाई तक। अब डिमांड यहां पर कितनी कम हो गई? अब डिमांड हो गई एल से लेकर वाई तक। ठीक है, पहले डिमांड थी ई वाई, अब डिमांड हो गई एल वाई। ये जो बीच में गैप आया, डिमांड कितनी कम हुई? ई से लेकर एल। दिस जो ई एल है, दिस गैप इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप। तो इस डिफ्लेशनरी गैप में प्राइस लेवल फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम मल्टीप्लायर का आता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शोज द रेशो बिटवीन इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो केन्स ये कहता है जब एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है तो इनकम इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली कई टाइम ज्यादा बढ़ती है। तो जितने टाइम इनकम में इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली, उसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम इन डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से देखो, उसी तरह से एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लेना है, ठीक है, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड लेंगे। ये 45 डिग्री लाइन बनाएंगे, इसको हम एएस और एडी अप्रोच से समझा रहे हैं। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया, एग्रीगेट डिमांड कर्व, दिस इज सी प्लस आई कर्व, सी प्लस आई कर्व। ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है एक इकोनॉमी में, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के हिसाब से ओ वाई इज द लेवल ऑफ इनकम, इनकम का लेवल है ओ वाई। ठीक है, अब क्या होता है, एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाता है। तो जब एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे तो एडी कर्व जो है अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। एडी कर्व शिफ्ट अपवर्ड, ये एडी1 हो गया या एडी डैश हो गया। अब ये क्यों बढ़ा? अब ये कर्व हो गया सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। एडी इंक्रीजेस बिकॉज इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, तो सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। अब नया इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पे हो गया, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू इक्विलिब्रियम इनकम लेवल हैज राइजेस फ्रॉम OY टू OY1। इनकम का लेवल यहां से बढ़ के यहां हो गया। अब देखो यहां पर इन्वेस्टमेंट को मैंने इतना बढ़ाया, ये वाला डेल्टा आई यहां से लेकर यहां तक, और इनकम जो बढ़ी डेल्टा वाई, वाई से Y1 हो गई। तो it is clear from the diagram that increase in income is greater than increase in investment.
ध्यान से देखो, इनकम में तो इतना इंक्रीज हुआ लेकिन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज इतना हुआ। तो ये क्लियर हो रहा है कि इनकम में इंक्रीज ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज कम है। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक, नेक्स्ट आता है डायग्राम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो केन्स ये कहता है कि एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी, ठीक है, और सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। तो मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को ही लेके चलता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू केन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ equilibrium in an economy will be at that point where aggregate demand becomes equal to aggregate supply। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगी तो उस पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो सकती है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हो सकती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे भी हो सकती है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे भी हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि जिस जगह पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो उस पॉइंट पे एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो। ठीक है, तो कैसे ऐसा होता है थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जैसे एक इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, मान लो कि 5000 क्विंटल व्हीट की, 5000 क्विंटल्स व्हीट की, मतलब एक इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, लेबर मान के चलते हैं हम, जितने भी लेबर है, जितने भी रिसोर्सेज है, उनका यूज करके एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस 5000 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। लेकिन जो डिमांड है वो सिर्फ 4000 क्विंटल व्हीट की है, डिमांड सिर्फ 4000 क्विंटल व्हीट की है। अब प्रोड्यूसर को ये बात समझ में आ जाती है कि डिमांड तो सिर्फ 4000 क्विंटल व्हीट की है, तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, वो डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करते हैं। वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके कोई बेनिफिट नहीं है, वो 5000 क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस नहीं करते। वो क्या करते हैं, जितनी एग्रीगेट डिमांड है 4000 क्विंटल व्हीट की, उतनी ही सप्लाई करते हैं, उतना ही प्रोडक्शन करते हैं। तो इस केस में 4000 क्विंटल ही एग्रीगेट डिमांड है और 4000 क्विंटल ही एग्रीगेट सप्लाई है। तो एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन इस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकोनॉमी तो 5000 क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस कर सकती थी। इसका मतलब वो रिसोर्सेज जो 1000 क्विंटल एक्स्ट्रा व्हीट प्रोड्यूस कर सकते थे, दे आर अनएम्प्लॉयड, उनको काम नहीं मिला। तो इक्विलिब्रियम तो हो गया, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तो इक्वल तो हो गई, बट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हुई। ठीक है, अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वही एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से एडी, और यहां पर इनकम ये 45 डिग्री लाइन, और एग्रीगेट डिमांड कर यानी कि सी प्लस आई कर। तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, ई पॉइंट पे इसके हिसाब से इनकम का लेवल है ओ वाई, और डिमांड है एग्रीगेट डिमांड है ई वाई, एंड एग्रीगेट सप्लाई है ओ वाई। यहां पर इस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इस पॉइंट पे कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, वेयर देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अब हम केस लेते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में। तो यहां पर भी ऐसे ही डायग्राम बनेगा, एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड 45 डिग्री लाइन, एग्रीगेट सप्लाई कर, ठीक है, और इधर लिख देते हैं 45 डिग्री लाइन। इधर ज्यादातर कुछ लिखा नहीं रहता जब डायग्राम बनाते हैं, जब इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग एडी कर्व है, इट इज आल्सो नोन एज सी प्लस आई कर्व। ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, ई पॉइंट के अकॉर्डिंग ओ वाई इज द लेवल ऑफ इनकम। तो यहां पर ई पॉइंट पे जैसे ऊपर बताया, ई पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यहां तो इक्विलिब्रियम है। लेकिन किसी कारण से क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती है, तो जो एक्चुअल लेवल आ जाता है इक्विलिब्रियम का वो यहां पर आ जाता है, इस पॉइंट पे E1 पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड कम रह गई। क्यों कम रह गई? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो गया। ठीक है, तो इसको इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण अब नया इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पे आया, इसके अकॉर्डिंग इनकम का लेवल कम हो गया। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है,
ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इधर कर देता हूं, ये इक्विलिब्रियम तो हो गया, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। अब आता है ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, उसी तरह से एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड 45 डिग्री लाइन, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया, इनकम लाइन हो गई, लाइन ऑफ प्रेफरेंस हो गई, एडी कर्व हो गया। एडी कर्व मीन सी प्लस आई कर्व। ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पे तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है यहाँ पर। लेकिन अब किसी कारण से क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, AD1 हो गया, ये कर्व ऊपर चला जाएगा, AD1 शिफ्ट हो गया। अब नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आ गया, E1 पॉइंट पे। इसके हिसाब से पहले पॉइंट के हिसाब से इनकम का लेवल था OY, अब इनकम का लेवल हो गया OY1, ये वाला हो गया, और इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पे। अब ये जो E1 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये ई जो था वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, अब डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड जो डायग्राम थे वो कंप्लीट हो गए। अब जो एक लास्ट चैप्टर आता है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट कैसे डिटरमाइंड होता है, 11 चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें भी कुछ डायग्राम आते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट किस पॉइंट पे डिटरमाइंड होता है, तो क्विकली मैं वो भी आपको करवाता हूं। देखो जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है, देखो जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है वो 3 तरह से डिटरमाइंड होता है। एक तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज का रेट गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है और वो फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। और सेकेंड आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इट इज आल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो होता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये डायग्राम में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को ही कंसिडर करेंगे, डायग्राम में बता रहा हूँ। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई फोर्सेस के द्वारा, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिटरमाइन होगा। एक्स एक्सिस पे लेंगे हम डिमांड ऑफ, मतलब डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दोनों चीजें, डिमांड एंड सप्लाई। अगर सिर्फ डिमांड कर बना रहे हैं तो ओनली डिमांड ही लेंगे, और सप्लाई बना रहे हैं तो ओनली सप्लाई लेंगे। तो यहां पर मैं दोनों बना रहा हूं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई, और यहां पर हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ऊपर से नीचे। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज का रेट अगर ज्यादा होगा तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम होगा तो इसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो देयर इज अपोजिट रिलेशन बिटवीन रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज का जो सप्लाई कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। इट मीन देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ चुके हैं ये पहले आप। ई पॉइंट पे दोनों कर, डिमांड कर और सप्लाई कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस ई पॉइंट के अकॉर्डिंग OR रेट डिटरमाइंड होता है और OQ क्वांटिटी डिटरमाइंड होती है फॉरेन एक्सचेंज की। तो दिस इज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होता है OR पॉइंट पे। क्लियर हो गया? अब ये जो एक्सचेंज रेट OR डिटरमाइंड हुआ, ये हमेशा एक तो नहीं रहेगा, इसमें भी चेंज आ सकता है अगर डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस में चेंज आता है, ठीक है। तो अब मैं ये लेता हूं कि चेंज इन डिमांड, अगर डिमांड चेंज हो जाती है, सप्लाई कांस्टेंट रहती है, तो फॉरेन एक्सचेंज के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डिमांड के चेंज होने से, ठीक है। तो पहले मैं डिमांड इंक्रीज का केस लेता हूं और डिक्रीज का केस लेता हूं, दोनों एक ही डायग्राम में लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व है, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग। ई पॉइंट पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ई पॉइंट के अकॉर्डिंग OR रेट है और OQ क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां पर मैं उसी तरह से डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये आप लिख लेना,
और यहाँ पर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, लेबलिंग जरूर करनी है। तो यही वाली तो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि जल्दी हो जाए ताकि। अब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाती है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी तो आपने याद रखना है डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। डिमांड का राइटवर्ड होगा अगर डिमांड बढ़ जाती है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाती है, डीडी का शिफ्ट D1 हो जाता है, शिफ्ट होके राइटवर्ड। और अब ये नया इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पे आएगा जिस पॉइंट पे D1 SS को इंटरसेक्ट कर रहा है। सप्लाई तो वही है, जिस पॉइंट पे नया वाला डिमांड कर जो मैंने डॉटेड बनाया D1 सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो जब डिमांड बढ़ी, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ये इंक्रीज इन डिमांड का केस है, मैं लिख देता हूं इंक्रीज, तो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, नया इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पे है। इसके अकॉर्डिंग टू दिस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्वांटिटी हैज इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1। और प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, रेट पे, तो रेट भी बढ़ गया। देखो पहले R था, कम था, अब नीचे ऊपर चला गया, OR से बढ़ के R1, तो रेट इंक्रीज हो गया, डिमांड इंक्रीज होती है। तो ठीक है, अब हम लेते हैं कि अगर डिमांड फॉल हो जाती है, इफ डिमांड फॉल्स डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। अगर डिमांड फॉल होगी तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, देखो इधर ये D2 हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गई, मैं लिख देता हूं इसको डिक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। अब जो नया डिमांड कर्व है D2 ये सप्लाई कर्व को इस पॉइंट पे E2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम। According to this new equilibrium quantity has reduced from OQ to OQ2 and the rate had also come down from OR to OR2। रेट कम हो गया, OR से कम हो गया R। तो ये कंक्लूजन निकला कि अगर डिमांड बढ़ जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की तो उसका रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड अगर कम हो जाएगी तो उसका रेट भी कम हो जाएगा। अब एक केस और लेते हैं, यहां तो मैंने डिमांड में चेंज किया, अब चेंज इन सप्लाई, ठीक है, डिमांड कांस्टेंट रखते हैं, चेंज इन सप्लाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चेंज इन सप्लाई, अगर सप्लाई में चेंज आता है तो मैं वो बनाता हूं, फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी तरह लेबलिंग कर लेना। इधर हम लिखेंगे फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी, फॉरेन एक्सचेंज का रेट y एक्सिस पे, उसी तरह पहले डिमांड कर्व बनाना है, DD इज द डिमांड कर्व, SS इज द सप्लाई कर्व, दोनों कर्व E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस E पॉइंट OR इज द रेट एंड OQ इज द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई राइज करेंगे। व्हेन सप्लाई राइजेस द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड, ठीक है, सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो S1 हो गया, ये इंक्रीज है। तो ये आपने याद रखना है, सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई का राइटवर्ड, घटेगी तो लेफ्टवर्ड। डिमांड का भी ऐसा ही है, डिमांड कर अगर बढ़ेगी तो डिमांड का राइटवर्ड, कम होगी तो डिमांड का लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो ये राइज का केस हुआ। अब नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आया जिस पॉइंट पे S1 DD को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट क्वांटिटी हैज इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1 बट द रेट हैज फॉलन, OR से कम होके OR1 हो गया। तो जब सप्लाई बढ़ी तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम हो गया। अब हम एक से और लेते हैं, एक केस सप्लाई अब फॉल हो गई, ठीक है, सप्लाई फॉल तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, सप्लाई फॉल हुई तो सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है जहां पर नया वाला कर्व S2 DD को इंटरसेक्ट कर रहा है E2 पॉइंट पे। अकॉर्डिंग टू दिस E2 पॉइंट क्वांटिटी फॉल हो गई बट प्राइस राइज हो गया, OR से राइज होके OR2 हो गया। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट फॉल हो गया, और सप्लाई जब फॉल होगी तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट राइज हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मैंने अपनी तरफ से ये पूरे डायग्राम आपको समझा दिए हैं, तो आई होप कि आप अच्छा करोगे एग्जाम में। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज, टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।